नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन और प्रेस क्लब का कारवां पहुंच चुका है लखनऊ। यह अदब का शहर है। बशीर वद ने लिखा है, इनसे जरूर मिलिए सलीके के लोग हैं, इनसे जरूर मिलिए सलीके के लोग हैं, ये कत्ल भी करेंगे बड़े एहतराम से। उत्तर प्रदेश के लोगों ने खेल बिगाड़ा भी है, खेल बनाया भी है। इस प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित नेहरू को इसी प्रदेश ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा चरितार्थ करने वाले लाल बहादुर शास्त्री यहीं के थे। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करने वाली इंदिरा गांधी यहीं की थी। अपने जमाने के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह यहीं के थे। देश को कंप्यूटर युग में ले जाने वाले राजीव गांधी यहीं के थे। हालांकि उन पे एक तोहमत चस्पा है कि इस देश की राजनीति को सांप्रदायिक बनाने में उनका बहुत ही अहम योगदान है। उन्होंने शाहबानों के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। आगे बढ़िए। वीपी सिंह राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उनकी तकदीर भी इसी धरती ने लिखी। चंद्रशेखर युवा तुर्क बागी बलिया के थे। अटल बिहारी वाजपेयी कभी हार नहीं मानने वाले यहीं के थे। और अब नरेंद्र मोदी इस मिट्टी के तो नहीं है, लेकिन उनको मां गंगा ने बुलाया था। अब मां गंगा ने गोद ले लिया है। इस प्रदेश ने विध्वंस भी देखा है, निर्माण भी देखा है। इसने रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, इसका उद्घोष भी सुना है। और मिले मुलायम काशीराम, हवा में मिल गए जय श्री राम, ये बुलंद नारा भी देखा है। बीजेपी के बारे में उत्तर प्रदेश में लिखा गया 2012 में कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता दूरबीन से ढूंढने पे मिलेंगे। समय बलवान होता है। 2014 में वही बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 80 में से 73 सीटें जीती। फिर एक पुराना प्रयोग किया गया। अखिलेश और मायावती साथ आए, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बीजेपी का वो नहीं रुका। वो उसके बाद भी 80 में से 64 सीटें जीते। अब राहुल और अखिलेश एक बार फिर साथ आ गए। जातीय जनगणना का सवाल उठा रहे हैं। संविधान खतरे में है, ये बता रहे हैं। एनडीए को पीडीए हराएगा, ये नारा दे रहे हैं। अब यूपी का गणित क्या कहता है? क्या बीजेपी का, मोदी का हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, लाभार्थी का एक कॉकटेल जो बीजेपी ने बनाया है, क्या उसकी काट विपक्ष के पास है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का एक पैनल है। प्रमोद गोस्वामी जी 37 वर्षों तक पीटीआई के ब्यूरो चीफ रहे लखनऊ में। राजकुमार सिंह राजनीतिक संपादक रहे नवभारत टाइम्स के। सुनीता आयरन सलाहकार संपादक हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। सिद्धार्थ कलहंस ये बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं, यूपी हेड हैं। विजय उपाध्याय जी ब्यूरो चीफ हैं दैनिक भास्कर के। तो मैं शुरू करता हूं, अपनी बाईं तरफ से शुरू करता हूं, विजय जी से शुरू करता हूं। विजय जी, 2014 कहा जाता ये होप का चुनाव था। 2019 को कहते हैं कि ये एक लहर का चुनाव था। मैं आपसे पूछूं कि 2024 चुनाव को कैसे, उसका थीम क्या है? देखिए, जो 2024 का चुनाव जिस तरीके से मार्केट में उतारा बीजेपी ने या एनडीए ने, इन्होंने अपने कामों को, अचीवमेंट को उन्होंने कहा कि हमने कर दिया और आगे हमें करना है। तो उन्होंने एक होप भी क्रिएट की और एक ये भी बताया कि हमने काम भी किया है। तो दोनों चीजों को मिला के उन्होंने प्ले किया। मैं सिद्धार्थ जी, मैं आपसे अगर प्रिसाइज तरीके से पूछूं, 2024 का चुनाव, उसका थीम क्या है?
सबसे अफसोस की बात यही है कि 2024 के चुनाव की कोई सेंट्रल थीम नहीं है। होना यह था कि अगर लहर का चुनाव था और उससे पहले होप का चुनाव था तो इस चुनाव को डिलीवरी का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि 10 साल की सरकार है। लेकिन चुनाव की थीम जिसे डिलीवरी को बनाना चाहिए था, चुनाव की थीम उससे थोड़ा अलग बनाई जानी शुरू हुई। सबसे पहले तो भूल वहां होती है जहां इस चुनाव को राम मंदिर के भरोसे छोड़ा गया था कि राम मंदिर की लहर का चुनाव होगा। ऐसा नहीं हुआ। जब डिलीवरी पर चुनाव आता है तो चुनाव जिसे डिलीवरी पर चुनाव लड़ना था उसने डिलीवरी पर कम फोकस किया और आगे के और नए सपने दिखाने पर ज्यादा फोकस किया। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में हर सीट का चुनाव अलग है अपने आप में। जैसा विजय जी अभी कह रहे थे कि जातीय समीकरण ज्यादा भारी दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग सीट पर अलग अलग जातियों का रोल अहम हो गया है। यानी कि सीधे तौर पर एक सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द जो चुनाव बुना जाता है, जो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, 2 चुनाव से देख रहे हैं, किसी एक या उसके पहले के चुनाव को भी हम देख रहे हैं, किसी एक केंद्रीय थीम के इर्द गिर्द चुनाव वो नहीं रोटेट हुआ है या उसके इर्द गिर्द नहीं बुना गया है। तो चुनाव काफी हद तक लोकलाइज हुआ है हर प्रदेश में, हर राज्य में। और उत्तर प्रदेश के तो सीट वार चुनाव में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग तरह के रणनीति है, अलग अलग तरीके का चुनाव लड़ा जा रहा है। और शायद इसलिए अलग अलग तरीके का जहां हो चुका है वहां हमें रुख देखने को मिला है, जहां होने वाला है वहां की तस्वीर पहले से दिखाई दे रही है। प्रमोद जी, कोई सेंट्रल थीम नहीं है, सिद्धार्थ जी का ये कहना है। तो मैं ये उसको थोड़ा और क्वालिफाई कर देता हूं कि क्या जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की योजना थी कि इस चुनाव को नरेंद्र मोदी सेंट्रिक रखना है, नरेंद्र मोदी वर्सेस कैंडिडेट, हर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, क्या आप इसको होता हुआ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज वन इम्पोजिंग फिगर जो सब पे भारी पड़ेंगे? सुकेश जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ही, और ये इससे पहले भी अगर 19 से देखें तो ये सिलसिला 19 से प्रत्याशी गौड़ हो गया और मोदी जो है वो मेन सेंटेक्स में आ गए, वो आज भी हैं। लेकिन इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के फर्श से और अर्श तक जाने का सफर अगर देखें तो मुझे लगता है कि उसमें 3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। एक तो धर्म का, जिसे मंदिर से जोड़ लें, दूसरा हिंदुत्व का, जो ध्रुवीकरण का उसने बड़ा अहम रोल अदा किया इन दोनों मुद्दों ने, और तीसरा राष्ट्रवाद, जिसने प्रदेश की या देश की राजनीति को और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण में बड़ी अहम भूमिका निभाई। मुझे लगता है कि ये तीनों मुद्दे इस बार भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों के बावजूद भी वो गति नहीं पकड़ पाए, या यूं कह लीजिए कि उससे यहाँ की प्रदेश की जनता उकता गई। शायद वो एक नुकसान का कारण बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर आप देखें तो इस बार मोदी जी ने हर फेज के बाद अपने स्टैंड को बदला है, वरना इससे पहले ये नहीं रहा। एक उन्होंने लाइन लेंथ और लाइन पकड़ ली, उसी पर उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन इस बार वो कहीं बाउंसर फेंक रहे हैं, तो कहीं वो स्पिन फेंक रहे हैं, कहीं वो फास्ट बॉल डाल रहे हैं। उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोगों को इसलिए खामियाजा कि लोगों के वो गले नहीं उतर रहा। राजकुमार जी, जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि इस बार वो लाइन लेंथ बदल रहे हैं, मैं 100% उनकी बात से अग्री तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं अगर इस तरीके से कहूं कि बल्लेबाज अगर आपको भांप जाता है कि ये सेट पैटर्न पे बॉलिंग करता है तो वो अपनी रणनीति चेंज करता है। क्या नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर ये रणनीति चेंज की है कि वो समय समय पे मुद्दे बदलते रहें कि लोग रिएक्टिव मोड में आए? क्या वो ऐसा कर पाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकली फेच कर रहा है उनको? सुकेश जी, इससे पहले जो अभी आपने एक सवाल किया था कि थीम क्या है, मैं थोड़ा वहां से शुरू करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 2024 का जो चुनाव है
वो 2019 के चुनाव से और 2022 के विधानसभा चुनाव से अलग है। इसके थीम बिल्कुल अलग हैं। अगर हम थीम की बात करें तो एक पॉइंट पे आना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखिए ये चुनाव में नया क्या है, तो नया राम मंदिर बनना इस चुनाव की नई बात है। दूसरे इस चुनाव की नई बात है, कामयाब है कि नहीं इस पर बाद में बात करेंगे। दूसरे है योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर। और जो तीसरी इस चुनाव की नई बात है वो है समाजवादी पार्टी का पीडीए। इन तीन के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। इसमें यदि पीडीए का मुद्दा जोर शोर से आगे बढ़ गया तो फायदा इंडिया गठबंधन को। अगर इस चुनाव में बुलडोजर बाबा, जैसे कि आपने देखा इसके पहले जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और इस तरह की चीजें हुई, और मोदी जी का नाम तो है ही इस चुनाव में। ये मुद्दे 2022 में नहीं थे विधानसभा में, ये मुद्दे 2019 में भी नहीं थे। ये नए मुद्दे हैं इस चुनाव के, और ये पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द जा रहा है। आप जैसे कि मान रहे हैं कि थोड़े दलित टूट रहे हैं बीजेपी से, वो पीडीए का असर है। मोस्ट बैकवर्ड टूट रहे हैं, वो पीडीए का असर है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है कि ध्रुवीकरण हो रहा है, वो बुलडोजर का असर है। और मोदी जी का जो नाम है उसमें कोई शक नहीं है कि वो आज भी सबसे ऊपर है। यहाँ के जो लोग वोटर हैं वो मोदी जी को वोट देंगे या उनके खिलाफ वोट देंगे, प्रत्याशियों का उतना मतलब नहीं रह गया है। तो ये पूरा चुनाव इन मुद्दों पर है, और कुछ नई बातें भी हैं। हम थोड़ा सा, जैसे कि आपने कहा कि जो पिच है उस पर कैसे खेल रहे हैं, इस चुनाव को आप देखिए बहुत बदल सा गया। अभी 2019 को देखिए, याद करिए, हम सब लोग ये कहते थे कि मायावती और अखिलेश यादव मिल गए हैं तो 40-40 सीटें हो जाएंगी। भाई कभी उत्तर प्रदेश में सन 2000 के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी ना समाजवादी पार्टी और बीएसपी का मिलन 94 के बाद। उससे बड़ी तो कोई पॉलिटिकल घटना ही नहीं। सारे एनालिस्ट और हम लोग भी कहीं अखबारों में बैठ के यही तय करते 40-40 हो गया, नहीं हुआ 40-40। 2022 में जब आरएलडी अखिलेश यादव के साथ थी, आप याद करिए, दिल्ली के तो नजदीक किसान मूवमेंट चल रहा था, कोविड से परेशान थे, सबको लग रहा था सरकार तो गई। कोविड की किसी की कोविड का कोई कारण नहीं था, लेकिन गुस्सा था लोगों को व्यवस्था के प्रति। 2022 में 275 सीट आ गई बीजेपी की। तो ये चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव अगर अखिलेश यादव का पीडीए काम कर गया तो ये चुनाव इंडिया गठबंधन को फायदा देगा। अदरवाइज जैसे कि हम 2014 के बाद से देख रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी का फायदा हर चुनाव में हो रहा है। हम आकलन जो भी उसके पहले करें। मैं एक बस छोटी सी बात और कहूंगा आपसे, बहुत समय पहले बीएसपी का जब आकलन करते थे, सिद्धार्थ जी बीएसपी पे आऊंगा मैं इस राउंड का फाइनल वर्ड, क्योंकि बहुत सीनियर भी हैं सुनीता जी, और महिलाओं का फाइनल वर्ड होना चाहिए आज की तारीख में। तो जो सेंट्रल थीम की मैंने बात की, सुनीता जी, आपको वो सेंट्रल थीम मिसिंग लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चुनाव है कंटिन्यूटी का या चेंज का। इसमें आइडियोलॉजी एक उसका बेस है। जो लोग मोदी जी को थर्ड टर्म देना चाहते हैं वो एक तरफ हैं, जो लोग चेंज चाहते हैं वो एक तरफ हैं। राम मंदिर जो कि शायद बीजेपी ने सोचा था कि वो एक बाइंडिंग होगा, चलेगा, वो उतना उसका असर अभी नहीं दिख रहा है। लोग क्रेडिट देते हैं बट वो वोट मंदिर पे देंगे वो नजर नहीं आता। आपने राम मंदिर की बात कह दी तो वहीं से बात शुरू करते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि ये मैसेज पूरे देश भर में, और उसी तरीके से उसको डिजाइन भी किया गया था कि ये हमारा सेंट्रल थीम होगा। मुझे बहुत पहले एक बार बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि विध्वंस का वोट होता है, निर्माण का नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। क्या वो समय से पहले पीक कर गया? राम मंदिर का जो पॉलिटिकल डिविडेंड लेना था वो शायद उतनी देर तक चला नहीं, इसलिए वो रोड शो जरूरी था। फिर से एक बार वो इमोशन पैदा किया जाए, क्या इसलिए हुआ? देखिए, जिस तरह से मंदिर मूवमेंट बिल्ड हुआ, अगर आप लेके चलें 86 से, जिस तरह का माहौल पूरी कंट्री में बना कि लोगों को एक मंदिर चाहिए था, उससे पहले उनको मस्जिद को हटाना था। उस समय की जो एनर्जी थी, फ्रेंजी थी, वो जब पहली बात तो गिरने के बाद ही कम हो गई। फिर उसके बाद ये चला रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर में रहेंगे, मेकशिफ्ट टेम्पल में नहीं रहेंगे। तो फिर उसके बाद ये हुआ चलिए मंदिर बनाएंगे। बट हमेशा ये होता है कि जब एक चीज आप करने चाहा और वो हो गया
तो उसका क्रेज खत्म हो जाता है। अब लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे वो ये देखने नहीं जाते हैं कि हाँ भाई ये मोदी जी ने बनाया तो हमें इनको वोट करना है, वो नहीं है। जाते हैं, बहुत लोगों की अपनी भक्ति है, जा रहे हैं, पूरे कंट्री से, अब्रॉड से लोग आ रहे हैं, पर वो वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मोदी जी ने बना दिया है तो हमें देखना है, वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी राम में भक्ति है। सिद्धार्थ जी, राम मंदिर पॉलिटिकली अगर देखें तो वो क्या फेच नहीं कर रहा है? सुकेश जी, जरूरी नहीं कि एक शानदार खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जैसा वो हर मैच ही अच्छा खेले। मुझे लगता है कि ये रणनीतिक चूक भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को कि जो पूरा कैंपेन बुना था उसने या प्लान किया था वो राम मंदिर के इर्द गिर्द था। प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरह से एक गाला अफेयर था, उसके बाद की जो पूरी योजनाएं थी कि हर संसदीय क्षेत्र से इतने हजार आदमी आएंगे और वो पूरा संघ परिवार भी लगा उसमें, वो दर्शन करेंगे जी। ये कार्यक्रम बहुत धीरे से चुनाव करीब आते आते और चुनाव की घोषणा होने के कुछ दिनों बाद वो ठंडा पड़ गया। इसके बाद आप देखें, रामनवमी के लिए बहुत बड़ी तैयारियां थी उत्तर प्रदेश में। हम सब ने खबरें लिखी कि राम मंदिर पे इतने लाख आदमी आएंगे, लेकिन उस तरीके से वो फैनफेयर वो नजर नहीं आया जो सुनीता जी कह रही। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कुछ भी जब तक मिलता नहीं है तब तक उसकी ललक होती है। मिल जाने के बाद उसको लेकर वो दीवानगी, वो उन्माद, वो जोश बना रह जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। शायद इसलिए राम मंदिर की जो के प्रमुख मुद्दे पर जिस चुनाव को बुना जाना था, जिस चुनाव को लड़ा जाना था, ये वहां नहीं रहा। और शायद इसलिए ही ये जो मुद्दों में भटकाव है, अभी आपने कहा ना कि ये स्मार्ट मूव है कि चरण दर चरण अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। ये शायद इसलिए है कि जब आपकी योजना के अनुरूप बहुत सी चीजें नहीं होती हैं तो आप फिर मुद्दे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, आप मुद्दे तलाशते रहते हैं। और स्ट्रैटेजी इस कदर बदल रही है कि हर चरण में वो एक नए मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा, उसके ठंडा होने का भी एक असर पड़ा है उस पूरी कैंपेन स्ट्रेटजी पे, जो शायद पहले प्लान रही होगी कि राम मंदिर को आधार बनाते हुए पूरा चुनाव लड़ा जाएगा देश भर में। विजय जी, आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ सिद्धार्थ जी से, लेकिन देखिए राम मंदिर का पार्शली सहमत, मैं पार्शली सहमत हूँ। जो राम मंदिर का आंदोलन था उसमें कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था कि सभी लोग इन्वॉल्व हो गए थे। वो लोग जो राम मंदिर या राम भक्त अपने को कहते थे और एक्टिविस्ट थे, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और आप देखिए कि 93 में जब 92 में जब ये विध्वंस होता है, उसके बाद 4 राज्यों की सरकारें हटाई जाती हैं, वापस नहीं होती है हिमाचल को छोड़कर कोई भी राज्य सरकार। तो बीजेपी को ये पता था कि इसमें नहीं होना है। उनको ये भी पता था कि राम मंदिर निर्माण से हमको कितने वोट मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो धार्मिक लोग हैं इस देश में कई तरीके के लोग हैं, सेकुलर हैं, कम्युनिस्ट हैं, एम्बेडकराइट हैं। तो उनको पता है कि हमें किसको सेटिस्फाइड करना है, किस लेवल तक। तो जिनके लिए वो सेटिस्फेक्शन का कारण था, उसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या जहां भी लोग थे जो जिनको लगता था कि मंदिर होना चाहिए, तो उनको उन्होंने मैसेज दिया। तो मैसेज की पॉलिटिक्स उन्होंने 2 तरीके से की। पहले हम अपना हेरिटेज, कल्चर और रिलीजन दोनों को हम रीबिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं हम गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिला रहे हैं। तो और 1000 साल का जो है हम चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने ये काम किया। दूसरा, देखिए राशन, फ्री राशन के बाद लोकसभा का पहला चुनाव है, इसीलिए खरगे को कल यहाँ लखनऊ में कहना पड़ा कि हम 10 किलो देंगे। जो 5 किलो का विरोध कर रहा है वो 10 किलो पे उतर आया है। तो चीजें ठीक वैसी ही नहीं चल रही हैं। इसमें जो मैंने पहले कहने की कोशिश की कि 2014 से और 2022 तक उत्तर प्रदेश के चुनाव को डिसाइड जो कर रहा है वो वर्ग नहीं कर रहा है जिस वर्ग के बारे में जो राजनीति को डिसाइड करता था 2009 तक। ये ना अपर कास्ट डिजाइन कर रहा है, ना माइक कॉम्बिनेशन कर रहा है, और ना दलितों का वो मायावती वाला जो कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने वो कर रहा है। ये कर रहा है 32-33% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। उत्तर प्रदेश 79 ओबीसी कास्ट हैं, 79 में यादव सबसे ज्यादा है, 10% है। उसके बाद कुर्मी सेकंड नंबर पे है, लेकिन कुर्मी के बाद हम जातियां बता ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा जातियां हैं। तो वो जो जातियां हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते, उतने संख्या में है वो, तो उनकी वो जो उनका जो पोलिंग पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऐसे ही आप दलितों में देखेंगे यूपी में, तो यहाँ जाटो और अदर दलित हैं, 66 कास्ट यहाँ पे दलित हैं, जिसमें से
एक जाटो है जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया पहले जाता है। पहले पहले थोड़ा इस पे क्लैरिटी कर लेते हैं। दलितों वाला एक सेगमेंट अलग से करते हैं। सर एक सेकंड लगेगा, मैं इसलिए कि मैं इसमें बहुत क्लियर हूं, मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो 66 दलित जातियों में एक जाटो है जो 11% है, बाकी जो 10% 22% करीब यूपी में दलित है, बाकी जो 10% है उसमें पासी है, वाल्मीकि है, तमाम जातियां हैं, यानी कि 65 जातियां हैं। तो उनके भी नाम सब याद ही नहीं रहते, हम लोग जानते भी नहीं, ना उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहीं चर्चा होती है। तो ये जो क्लास वोट करता है 10% दलित और 30% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, ये सारी चीजें, सारे इक्वेशन, सारे गणित हम लोगों के बिगाड़ देता है। और ये साइलेंट वोट करता है। ना इसके कहीं पे ऐसे गांव हैं कि ये हैमलेट खाली प्रजापतियों का है, पाल समाज का ये हैमलेट है, ऐसा नहीं है। ये मिक्स्ड है, कहीं 10 घर हैं, कहीं 5 घर हैं, तो इसलिए इनकी आइडेंटिटी उस तरह से नहीं दिखती। आप देखिए कि 2 पार्टियां अभी उन्होंने सपा से समर्थन वापस लिया, महान दल ने जनवादी पार्टी, जनवादी लोनिया बिरादरी की पार्टी है, संजय चौहान है, उन्होंने विड्रा कर लिया, जिनका असर चंदौली और आसपास के जिलों में, ईस्टर्न यूपी में है। ईस्टर्न यूपी में। तो इस तरीके से चीजें, यानी कि अच्छा, अब जब विधानसभा चुनाव में 3 लोग छोड़ के गए थे, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य, तीनों में से 2 चुनाव हार गए, दारा सिंह चौहान जीते और सबको वापस आना पड़ा एक्सेप्ट स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो भी सपा में भी नहीं है। तो जो यूपी की जो नई जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली जातियां हैं वो डिसाइड कर रही हैं, और उसकी अप्रोच, राम मंदिर का उसमें कितना इम्पैक्ट है, उसमें जो अम्बेडकराइट हैं जिनकी ग्रूमिंग हो गई है प्रॉपर, तो वो तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। मुझे तो जानकारी और डीप में ये है कि जब ये अच्छत बांट रहे थे तो कुछ जगह लोगों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम भगवान में भरोसा नहीं करते, हमारे भगवान अम्बेडकर हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो एक बड़ा वर्ग है जिसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स यूपी में बदल दिया है, और उन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है कि आगे की राजनीति कैसे होगी। प्रमोद जी, ये जो राम मंदिर से थोड़ा आगे अगर बढ़ जाए, जो लाभार्थी, जो एक बड़ा वर्ग बीजेपी ने क्रिएट किया और उसके बल पे बहुत हद तक पूरे देश की राजनीति और यूपी की राजनीति खास तौर पे उससे प्रभावित होती थी, क्या ये वर्ग अभी भी वो जो 5 किलो अनाज है, जो बाकी सुविधाएं, घर मिला, शौचालय मिला, क्या वो उस पे पेटेंट हो चुका बीजेपी का? वो एक लॉयल वोटर बन चुका है बीजेपी का, और वो जीत का कारण हो सकता है। सुकेश जी, निश्चित रूप से इसका पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर लाभ मिला, और उसकी वजह से जो विधानसभा का चुनाव अगर 22 का आप ले लें तो उसमें जो प्रदेश का माहौल था वो लगता था कि अब की बदलाव सुनिश्चित होगा, और ये हम सब लोग बैठे और ये महसूस कर रहे थे। लेकिन इसका अंदाज विपक्ष को भी नहीं था कि लाभार्थी योजना नीचे से कितनी प्रभावी हो रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक तैयार हो गया है। लेकिन अगर अभी देखें, जैसा अभी उपाध्याय जी ने बात कही कि उसके जवाब में तुरंत लाभार्थी योजना के लिए कांग्रेस को, खड़गे जी को 10 किलो की बात कहनी पड़ी, तो वो इम्पैक्ट तो है, वरना ये बात 5 का 10 क्यों लेके आते, निश्चित रूप से है। लेकिन अब की कुछ समीकरण कुछ बदले हुए हैं। एक तो लाभार्थी योजना में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दलित समाज को ही मान लीजिए कि वो सबसे विपन्न या सबसे उस स्थिति में है। तो ये जो विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया या एक मुद्दा बनाया कि 400 सीटों की जो बात कर रहे हैं वो संविधान में बदलाव के लिए कर रहे हैं, उससे दलितों में बहुत ज्यादा एक रिएक्शन हुआ है। और ऐसे कई जिलों से मेरे पास रिपोर्ट भी आई है कि दलित समाज जो इससे पहले के अगर आप चुनाव देखें, अगर वो किन्हीं कारणों से बसपा प्रत्याशियों को वोट नहीं दे रहा है तो वो भाजपा की तरफ सीधा जाता था, बाकी किसी तरफ वो नहीं देखता था। लेकिन इस बार जो है वो कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, और इसके ये बात भी मैं जिक्र करूंगा अभी, इसका परिणाम मुझे लगता है कि ज़्यादा गंभीर होगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जातिगत कबीलाई राजनीति तो है ही, जैसे कबीले पहले हुआ करते थे वैसे तो कबीलों में ये प्रदेश बटा हुआ है। तो वो कबीले पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दलों के हिसाब से बंधे हुए हैं। और जो इन्होंने कहा कि उपाध्याय ने एक बात, ये बात बिल्कुल सही कही, मैं इस बात से इनकी सहमत हूँ कि जो कुर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुटा हुआ था, लेकिन अब की उसमें भी
डेंट लग रहा है। चाहे आप बाराबंकी चले जाइए, चाहे आप गोंडा चले जाइए, इनमें इसका देखने को ऐसा हुआ। अब वो कितना हुआ है ये तो 4 जून को पता लगेगा, उसके बाद आकलन होगा, विश्लेषण होगा, तब पता लगेगा, लेकिन वो डेंट हुआ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मुझे सुकेश जी लगती है कि अगर दलित समाज ने ये करवट ली है, अगर जो संविधान में बदलाव की बात अगर उसके घर कर गई है, तो चुनाव परिणाम बिल्कुल कल्पना के बाहर होंगे, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जो मैंने आपसे पहले कहा कि कबीलों में बटे हुए, उन कबीलों में जो ये ऐड हो जाएगा वो उसको लाभ दे जाएगा और कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगा। अब किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो 4 में देखा जाएगा। नहीं राजकुमार जी, तो इसी को थोड़ा हमको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम देख रहे होंगे तो ये समझते हैं कि पत्रकारों को तो ये जानकारी होगी कि क्या ये घर कर चुकी है कि नहीं। सर कह रहे हैं कि ये बात अगर घर कर गई तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। तो आप दलित फैक्टर पे बोलना भी चाह रहे थे, तो क्या ये बात घर कर गई है? क्या ये परकोलेट करके नीचे तक चली गई कि ये संविधान बदलना चाहते हैं एंड वो परेशान कर रहा है? देखिए, परेशान तो कर रहा है वो बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है, वो आप देखिए इसी मुद्दे को उठाते हैं सबसे पहले। और इसका प्रभाव ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बाबा साहब फिर से आ गए तब भी नहीं बदला जाएगा। वो पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर एक मुद्दा तो उठ ही गया है और लोगों के मन में गया भी है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत तक जाएगा, दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंकगणित से देखना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि अगर हम अंकगणित से देखें तो ये पिछले जो चुनाव हुए ना, उनमें से सीधा अगर कई सीटें ऐसी थी 2019 में, 2022 में, जैसे 19 में मायावती जी और अखिलेश यादव जी मिले, तो कई सीटें ऐसी थी जिनमें यादव, दलित और मुसलमान मिलकर 50% ऊपर चले जाते थे, तो जीत जाना चाहिए था सारी सीटें। 2022 में आरएलडी से मिले थे तो बहुत सीटें ऐसी थी। तो ये विशुद्ध अंकगणित का मामला नहीं रह गया, ये अब केमिस्ट्री कैसी बनती है। हाँ, पॉलिटिकल केमिस्ट्री कैसी है, कितने प्रतिशत दलित अब इस मुद्दे से प्रभावित होकर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं जिन्होंने उनको पहले वोट किया है, ये देखना होगा। क्योंकि मार्जिन जो जीत का है, मैं जैसे 4 फेज जो हो चुके हैं उसकी बात करूं आपको, तो जो 39 सीटें चुनाव हो चुका है, 31 बीजेपी जीती थी अगर मैं सही हूं तो, और उन 31 सीटों में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत 1 लाख से 4 लाख तक थी। अब आप सोचिए कि 1 लाख से 4 लाख तक की जीत थी, तो जो इस मुद्दे से प्रभावित दलित हैं वो इससे ऊपर जाए तब तो बीजेपी हारेगी। वहां पे हो सकता है जीत का मार्जिन कम हो जाए, 20,000 से जीत जाए, 50,000 जीत जाए या 20,000 से हार जाए। तो देखना ये पड़ेगा कि जो पिछली जीत थी, इस बार जो वोट शिफ्ट होगा वो शिफ्ट क्या उससे ऊपर हो रहा है, तब जाके कुछ असर साफ साफ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि इस मुद्दे ने चिंता में बीजेपी को बहुत डाल दिया है और इंडिया गठबंधन इससे खुश नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें दलित और ओबीसी में जो नॉन यादव ओबीसी जो बीजेपी ने बड़े पैमाने पर अपनी तरफ कर लिया था, उसमें से भी वोट कई जगह से ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज खबरें आ रही हैं कि उसमें से भी प्रतिशत वोट का शिफ्ट हो रहा है। कितना प्रतिशत शिफ्ट हो रहा है इतने बड़े प्रदेश में, ये आंकड़ा बताना मुश्किल। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके काम का राउंड, असेसमेंट राउंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। असेसमेंट के पहले एक छोटा राउंड और एक बड़ा इशू जो यहां के चुनाव को बहुत प्रभावित करता है, उस पे बात करते हैं। विजय जी, एक लंबे समय से, और आपने 92 का जिक्र किया, जब से वीपी सिंह मंडल लेकर आए तो कमंडल वाली भी पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसका एक डोमिनेंट इफेक्ट जो है वो खासतौर पे उत्तर प्रदेश में रहा है। और एक कॉम्बो जो क्रिएट किया बीजेपी ने, जो कॉकटेल एक बनाया, उसमें वो उसके हिंदुत्ववादी होने का एक बहुत बड़ा पुट है। तो ये जो हिंदू मुसलमान जो हर चुनाव में होता है, अभी राम मंदिर के जरिए करने की कोशिश है,
और रह रहकर ऐसे बयान आते हैं। क्या ये चुनाव आपको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रंग भी लेते हुए दिखाई देता है, या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी वैरी कर रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ पे 50% मुस्लिम है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदुओं ने भी वोट किया है, लेकिन मुस्लिम कंसोलिडेट है अपने फोकस को लेकर। तो जो माइनॉरिटी का वोटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, और जो मेजॉरिटी का वोटिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा लिबरल एटीट्यूड है, वो वोट दे रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सहारनपुर की सीट ले लीजिए, वहाँ से इंडिया गठबंधन का इमरान मसूद लड़ रहे हैं, तो कुछ दलितों ने भी उनको वोट दिए हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों ने बीएसपी कैंडिडेट को वोट दे दिए हैं। तो वैसा है नहीं जैसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, ग्राउंड पे वैसा नहीं है हिंदू मुस्लिम को लेकर, वहाँ पे चीजें एज यूजुअल हैं। सिद्धार्थ जी, ये एक बड़ा इशू है कि एक भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री हैं और एक हिंदुवादी नेता केंद्र में भी है, और रह रहकर बयान भी हिंदू मुसलमान वाले आते हैं। तो क्या वो एक फैक्टर है, या धीरे धीरे वो एक्सट्रीम पे पहुंच चुका, वो पॉलिटिकली फेच नहीं करता? उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि ये चुनाव योगी जी का नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का है। एक बात जो जहां से शुरुआत की थी बहस की विजय उपाध्याय जी ने, कुल जमा बात यह है कि या इसको बहुत जिसे कहते हैं थेथर भाषा में कह दिया जाए, इस चुनाव को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये चुनाव मंडल की वापसी का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सुनीता जी ने कहा और करीब करीब सभी ने कहा कि अखिलेश यादव MY फैक्टर पर भरोसा करते थे, या MY फैक्टर का स्टिग्मा अटैच था उनके साथ। इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि यादव मुस्लिम मतदाताओं से इतर कई पिछड़ी जातियां वो वापस लौट के आ रही हैं इंडिया गठबंधन की ओर, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी, और शायद उनकी जीत की बुनियाद के पीछे उनका सबसे बड़ा योगदान था। सुनीता जी, ये मंडल 2.0 या 3.0 जो भी इसको कहें, लेकिन आपके गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उस मंडल वाले जो वोटर्स थे उसमें से एक बड़ा चंक बीजेपी के पास चला गया था। क्या ये पॉसिबल है कि वो सारा फिर से रिवर्स हो जाए? ऐसा होता हुआ देख रही हैं आप, या हम बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि इस संविधान बचाओ ने ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया है? मैं दो बातें जल्दी से बोल देती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट कह लीजिए, या जो भी आप कह लीजिए, एंटी मुस्लिम फीलिंग्स हैं लोगों में, और वो एक बीजेपी का काफ़ी चंक वोटर जो है वो उनका वो है। मंदिर से ज़्यादा मुझे हमेशा लगा कि धीरे धीरे साइकी चेंज हुई है मन, बट इलेक्शन में पोलराइजेशन नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर सीट पे दोनों हिंदू लड़े, तो वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हुआ। नहीं तो हमेशा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होते थे, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट हो जाता था तो पोलराइजेशन। मेरठ मैंने आपको बताया, उसी तरह से मुरादाबाद में भी, क्योंकि हिंदू कैंडिडेट ये समाजवादी पार्टी का था, तो वहाँ पे भी पोलराइजेशन नहीं हुआ। जबकि अगर आप याद करें, पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो था वो हिंदू मुस्लिम था। तो मुस्लिम एक, मेरे को लगता है एक बीजेपी के लिए एक इशू है, और उस पर उनको वोट भी मिलता है। लोगों को लगता है कि अगर ये अलायंस आ जाएगा तो मुस्लिम्स बहुत मतलब फिर से डोमिनेट करेंगे। मैं बिल्कुल खुल के बोलती हूँ, इसलिए आई एम सॉरी टू से। प्रधानमंत्री का ये कहना कि एक्स-रे करवाएगी कांग्रेस, आपकी संपत्ति उनको दे देगी जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, आपका मंगलसूत्र ले लेगी, अब ये कहीं ना कहीं इशारा है कि आप उस चुनाव को बड़े सटल तरीके से, भले ही वो कहें कि मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ना पड़ेगा अगर मैंने हिंदू मुसलमान किया, तो उन्होंने किया है, तो क्या वो एट प्ले है? थोड़ा बहुत तो है, और सीट टू सीट भी डिपेंड करता है। जैसे विजय उपाध्याय जी ने कहा कि किस सीट पर क्या माहौल चल रहा है, और ये भी सच है कि इस बार में जो चुनाव हो रहा है उसमें मुसलमानों ने
ऐतिहासिक रूप से एक तरफा वोटिंग की है, मतलब उसमें किसी कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से उसका रिएक्शन भी थोड़ा देखने को मिलता है सीट, कुछ विशेष सीटों क्योंकि पर। इसकी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि पूरा एक समुदाय लाइन जो है लग वो गई, भीड़ लग गई। और आप उत्तर प्रदेश में दोनों चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में कमंडल भी है और मंडल भी है, इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी घटती बढ़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि 2014 से मंडल के साथ साथ कमंडल के साथ साथ वो मंडल की तरफ भी चल दिए थे। उन्होंने ये मुद्दा ही अपोजिशन से ले लिया था। मंडल तो भाई सारा ओबीसी को, सारा दलितों को, उनकी बात तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो विपक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन उनसे छीन लिया ना उन्होंने, और उसका फायदा उनको मिला। उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं 2014 से पूरा मंडल उनके साथ ही है। बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, तमाम तरह से लड़ती है, पॉकेट में जाके अपने तरह से। आप देखिए अब उन्होंने राजभर को ले लिया। राजभर 2022 में कितना उल्टा सीधा बोल गए, उन्होंने ले लिया। दारा सिंह चौहान हार गए, एमएलसी बना दिया। अभी कुछ जौनपुर की सीट को आप देखिए। तो अब बीजेपी में जैसे फुटबॉल में होता है ना, प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग, मैन टू मैन मार्किंग, तो वो तो सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। हम लोग अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां तो सीट पे चल रहा है। जौनपुर सीट एज बना ली ना उन्होंने, जो अभी तक पीछे थी। अभी 3 सीट में चुनाव, 3 चरण का चुनाव होना है। आप देखेंगे कि रोज एक सीट पर उनका एजेंडा होगा। अभी हम लोगों को लग रहा है घोसी में बड़ा फाइट है। हो सकता है कल को कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि हम लोग कह रही है तो भी एक पार्टी के फेवर में चली जा रही है सीट। तो बीजेपी के बड़े नेता, यहाँ तक कि अमित शाह साहब खुद भी उत्तर प्रदेश में एक सीट पे कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ धनंजय सिंह से बात करनी है, कहाँ राजा भैया को साथ लेना है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुलाकात तो हो रही ना। तो वो एक अलग स्तर पर चल रही है बातचीत, वो अलग दूसरे तरह से नहीं। वो एक माइटी पार्टी, एक माइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। और जब सफलता मिलती है तो वो पुरानी कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो उनको अभी तक सफलता मिल रही है। प्रमोद सर, जो मैं कह रहा था कि जो मंडल 2 वो था, वो तो कोऑप्ट कर लिया था बीजेपी ने। तो ये कहना कि ये मंडल की वापसी हो रही है, ये मतलब ओवरस्टेटमेंट है या फिर सही में समय का चक्र घूमा है, पहिया घूमा है? सुकेश जी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। देखिए, कमंडल की वापसी हो रही है ये तो एकदम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है इसके परिणामों में भी ये कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा 4 जून के बाद। 2 कारण हैं। एक तो जो संविधान का बात है, वो आरक्षण को लेके कि वो उनका कहीं नुकसान हो जाएगा, या भारतीय जनता ये एक संदेश विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है कि संविधान संशोधन करके आरक्षण समाप्त कर देंगे। उसका इम्पैक्ट न केवल दलितों में, पिछड़ों में भी जा रहा है। दूसरी वो जातिगत जनगणना, वो भी कहीं ना कहीं उनको दे रहा है कि इससे हमारा आकलन होगा, हम लग रहा है हमको कम आंका जा रहा है, तो वो एक फैक्टर हो रहा है। तीसरी देखिए एक बड़ी चीज है जिस पर हम सब लोगों ने बात नहीं करी, जो कहीं ना कहीं वो है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। इस मुद्दे पर हमारे ये मुद्दा नीचे तक है, और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है। इन सारी चीजों को अगर देख ले, हम इसको कंपाइल करें, तो मतदान का जो प्रतिशत घट रहा है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। युवाओं में, आपकी युवाओं में वो जोश नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वरना अगर आप इससे पहले के इलेक्शन देखिए तो युवा कितना उछलता कूदता दिखाई देता था, लोगों को मोटिवेट करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब की युवा बहुत शांत है। तो और अगर उसने वो विपक्ष को, इंडिया को वोट नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से वो साइलेंट हो गया और वोट देने नहीं गया। तो अंततः नुकसान तो है ही। अगर हमारा वोटर हमको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान तो है ही। तो वो युवाओं का, बेरोजगारी का, और विशेष रूप से जहां तक मैं समझता हूं कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा सफर है। चलिए, ये कितना असर दिखाएगा ये तो काउंटिंग के बाद, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं होगा। ये एक आखिरी राउंड, बहुत क्विक, आपसे ही शुरू करता हूं सर। जो सबसे पूछता हूं, ये सबसे बड़ा प्रदेश है, और जब ये नौकरी नहीं भी करता था, इस पेशे में नहीं भी था, तब भी सुनता था कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। निश्चित रूप। तो आज तो उत्तर प्रदेश में ही हूँ, लखनऊ में हूँ, और आपने तो 37 साल तक उत्तर प्रदेश को देखा है, अभी तक देख रहे हैं। सीटें बता दीजिए।
देखिए सुकेश जी, अब कोई ज्योतिषी नहीं है या कोई वो नहीं है, वो तो उसका आकलन, और इस चुनाव में आकलन बड़ा दुरूह कार्य है, दुरूह बात होगी कहना। थोड़ा रिस्क लीजिए। नहीं, रिस्क एक अनुमान की बात, जो एक चर्चा में है वो बात कह सकते हैं। हम में से कोई सफोलॉजिस्ट नहीं है, पोस्टर नहीं है, लेकिन अपना एक असेसमेंट होता है। नहीं, उसका कारण भी ये है कि सीट टू सीट आपकी बड़ी, और दलितों का क्या रुख है, पिछड़ों का क्या रुख है, आपकी चुनाव बड़ा एक डिफरेंट टाइप का साइलेंट मोड में चल रहा है, इसलिए उसका कोई बहुत आकलन नहीं लग रहा। लेकिन अगर रफली आइडिया से या जो चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग प्रेस रूम में बैठते हैं, बाकी और सामाजिक लोगों से बैठते हैं, मुझे लगता है कि 80 की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास 5± और 30 इंडिया गठबंधन 5± आप मान सकते हैं। राजकुमार जी, अभी अगर देखें, नहीं एक चीज और में, अगर पश्चिम में देख लें तो पश्चिम की 27 सीटों को अगर देख लें, नहीं हम ओवरऑल बात करेंगे। राजकुमार जी, सुकेश जी देखिए, ये बहुत ही एक जटिल प्रश्न आपने किया है। मैं 2 सीट्स का तो मेरे लिए संभव नहीं है, बस 2 चीजें साफ कर सकता हूँ। एक तो ये कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के अलावा कोई सीट ऐसी नहीं जिसके बारे में कहा जाए वहां जीत किसी की सुनिश्चित है। दूसरे, वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन का थोड़ा बढ़ेगा, सीट में कितना कन्वर्ट होगा मैं नहीं कह सकता। सुनीता जी, अभी हम लोग ईस्ट यूपी नहीं गए हैं। ईस्ट यूपी वॉज द डिसाइसिव फैक्टर इन 2019 एंड 2022 ऑल्सो, और प्रधानमंत्री जी ने पूरी उसमें अपना वो लगा दिया है। वाराणसी भी है, गोरखपुर भी है, तो ईस्ट के बाद और आसान होगा। बट जो बीजेपी में खुद बातचीत हो रही है वो ये है कि 55-60 निकल जाएगी, बाकी पे लड़ाई है, तो मतलब दे आर ऑल्सो कंसीडरिंग दिस 22 सीट। सिद्धार्थ जी, मेरा भी मानना यही है कि 50 से 60 के बीच का एक फिगर एनडीए के पास जाना चाहिए और बाकी सब इंडिया गठबंधन के पास। विजय जी, मेरा मानना है कि 2019 रिपीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। 16 पिछली बार थी और बीएसपी 7 थी तब। इस बार शुरू के जो सर्वे आए हैं उसमें ये बताया गया है कि बीएसपी के वोट कम होंगे। अपना सर्वे बताइए। मेरा सर्वे 2019 में एग्जिस्ट करता हूँ। तो मिक्स्ड एक आपको रेस्पॉन्स मिला, लेकिन एक सार ये है कि जो वोट परसेंटेज है इंडिया ब्लॉक का वो बढ़ रहा है। विजय जी को छोड़ दें तो बाकी लोग ये मान रहे हैं कि पहले से सीटें भी बढ़ेंगी। अब उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी नीचे जाती है तो उसकी भरपाई कहां से करेगी? उसकी भरपाई होगी तो वो कौन सा स्टेट है जहां वो मैसिवली गेन कर सकते हैं? कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 272 का आंकड़ा नैरेटिव 400 का बनाया गया है, याद करिए, ध्यान रखिए। 272 का आंकड़ा जरूरी है सरकार बनाने के लिए। क्या 2014 वाला फिगर होगा? 2019 वाले फिगर में तो यूपी डेंट लगाता दिख रहा है, यहां के जर्नलिस्ट ऐसा मानते हैं। 4 जून का इंतजार करिए, किसका असेसमेंट सही है, कौन उसके क्लोज है, पता लग जाएगा। लखनऊ से फिलहाल प्रेस क्लब में इतना ही। होगी किसी और प्रेस क्लब से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।